हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है रन टाइम एनवायरनमेंट्स इन कंपाइलर डिजाइन। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे सी प्लस प्लस है, जावा है, वहां पर आप लोगों ने सुना होगा ये कंपाइल टाइम होता है, वो रन टाइम होता है ना। सो कंपाइल टाइम पर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो वो वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, मेमोरी लोकेशन में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। उनके लिए एक मेमोरी क्या हो जाती है, एलोकेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो क्या होगा, वेरिएबल ए के लिए ये तो टेक्स्ट है, सारे के सारे ये क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा, ठीक है, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में आप जितने भी सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स कैसे किस फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो टेक्स्ट कैसा है, स्टैटिक है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टैटिक सोर्स टेक्स्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, अब कंपाइल टाइम जब आप कंपाइल करोगे इसको, ठीक है, तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम ये ए के लिए एक मेमोरी में क्या होगा, ब्लॉक असाइन हो जाएगा, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ठीक है, लास्ट में रन टाइम पर यदि कोई चेंजेस होता है तो वो इनके मेमोरी लोकेशन पर होगा, इनको चेंज नहीं कर पाएगा वो, कि ए को चेंज कर दिया, बी को चेंज कर दिया, सी को चेंज कर दिया, मतलब इनको वो हिला भी नहीं पाएगा। ठीक है, ये स्टैटिक एलोकेशन है। ठीक है, सो रन टाइम एनवायरनमेंट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो डायनामिक एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, हम उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सो रन टाइम एनवायरनमेंट्स क्या है, ट्रांसलेशन नीड्स टू रिलेट द स्टैटिक सोर्स टेक्स्ट ऑफ अ प्रोग्राम to the dynamic actions that must occur at runtime to implement the program। मैंने क्या बोला, जो स्टैटिक हमारे सोर्स टेक्स्ट हैं प्रोग्राम के, उन पर क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम, डायनामिक एक्शंस दैट मस्ट ऑकर एट रन टाइम, जो रन टाइम पर ऑकर होंगे। डायनामिक एक्शंस कब कब ऑकर होते हैं, रन टाइम पर ऑकर होते हैं। ठीक है, आपने यदि लिख दिया, आपने एक वेरिएबल ले लिया कैरेक्टर टाइप का एक्स और उसमें लिख दिया आपने ए बी सी, तो इसका नाम क्या होगा, फिक्स हो गया। लेकिन जब आपको चाहिए कि इसको डायनामिक बनाना है, तो डायनामिक कब बनेगा, रन टाइम पर। आप क्या लोगे, स्कैन एफ करके लोगे, आप क्या लोगे, स्कैन एफ लोगे। ठीक है, देन उसके बाद आप लिखोगे परसेंटेज एस। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे एम परसेंट एक्स। अब एक्स में आप कोई भी वैल्यू पुटअप करते जाओ। ठीक है, वो कब पुटअप करोगे आप वैल्यू, रन टाइम पर, अभी आप पुटअप नहीं कर पाओगे। ये तो था कंपाइल टाइम का एग्जांपल और ये था रन टाइम का। इसलिए यदि आपको डायनामिक एक्शन परफॉर्म करना है कि हमें बार बार अपना नेम चेंज कर पाऊं, ठीक है, देन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्कैन एफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही करते हैं हम। या फिर आप कैरेक्टर टाइप का एक एरे लोगे और उसमें क्या करोगे, आप एक एक कैरेक्टर इंसर्ट करते जाओगे। ठीक है, नेम प्रिंट कराने के लिए। सो कंपाइल टाइम क्या होता है, स्टैटिक सोर्स टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है, और डायनामिक क्या होता है, जो रन टाइम पर आप डायनामिक एक्शंस परफॉर्म करते हो। ठीक है, सबको पता है कि एक प्रोग्राम क्या क्या कंसिस्ट करता है, फंक्शन, वेरिएबल, है ना। तो जब भी आप डिक्लेयर करते हो कोई वेरिएबल, तो वो उसके लिए क्या होता है, एक एक्चुअल मेमोरी लोकेशन क्या हो जाता है, एलोकेट हो जाता है। ठीक है, वो भी कब होता है, और रन टाइम पर। ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट इज अ स्टेट ऑफ टारगेट मशीन। देखो रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है, स्टेट ऑफ टारगेट मशीन, क्योंकि ये अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब भी हम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, आफ्टर कंपाइलेशन परफॉर्म करते हैं, मींस अब हमारा जो कंपाइल होने के बाद हमें कौन सा कोड मिला है, बाइनरी कोड मिला है। ठीक है, तो बाइनरी कोड जो होता है वो किसका आउटपुट होता है, टारगेट मशीन का आउटपुट होता है। ठीक है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं रन टाइम एनवायरनमेंट में, मतलब अब उसको हम रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो which may include software libraries, environment variables to provide service to the process running in the system। जब भी हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके हो।
एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम सोर्स लैंग्वेज में जो इश्यूज हैं। वो फर्स्ट हमारा एक्टिवेशन ट्री। ठीक है, सो एक्टिवेशन ट्री क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर और फंक्शन। ठीक है, सी में हम फंक्शन बनाते हैं, सॉरी सी में हम प्रोसीजर बोलते हैं और सी प्लस प्लस में फंक्शंस बोलते हैं। तो वो जो प्रोसीजर जो होती है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, 4, 5, इस तरीके से सीक्वेंस में क्या होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे। तो इन स्टेटमेंट्स को भी क्या करना है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना है। इस प्रोसीजर का कोई नेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस प्रोसीजर का नेम है एक्स। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को, इस एक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट है जिसे हम बोलेंगे बॉडी ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, इसके बाद each execution of procedure is referred to as activation of the procedure। ध्यान देना, each execution of procedure is referred to as an activation of the procedure। जब भी आप किसी प्रोसीजर को किसी भी प्रोसीजर का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे, देन मैंने आपको बताया था कि हम उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को जो जिसका जो करंट स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको हम किस में डाल देंगे, स्टैक में डाल देंगे। मैंने बताया था यदि इंटरप्ट आता है तो हम जिस प्रोसीजर को अभी करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको हम कहां पर रखेंगे, हम स्टैक में रखेंगे। ठीक है, और जितने भी प्रोसीजर होंगे हमारे प्रोग्राम में, चाहे वो 1 by 1 के फॉर्म में हो, फंक्शन के फॉर्म में हो हमारे इसमें प्रोग्राम में, या फिर नेस्टेड फंक्शन के फॉर्म में हो, या फिर नेस्टेड प्रोसीजर के फॉर्म में हो। ठीक है, हमें उसी ऑर्डर में उसको एवेल्युएट करना है। ठीक है, प्रोसीजर रिकर्सिव भी हो सकती है, एक प्रोसीजर को बार बार हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बार बार जब कॉल करेंगे तो उसका जो प्रीवियस फंक्शन होगा उसे हम स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, जब तक हमें एक वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा टावर ऑफ हेनोई, फैक्टोरियल का पढ़ा होगा, फिबोनाची सीरीज का पढ़ा होगा। आप लोगों ने रिकर्सिव फंक्शंस स्टैक का यूज करके उसमें क्या करते थे, हम स्टैक में पुश करते जाते थे उस पर्टिकुलर फंक्शन को, है ना। तो वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो होता है वो हमारे प्रोसीजर की सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर। क्लियर, एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड कैरी करता है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर। ठीक है, दो प्रोसीजर होंगी, दो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होंगे। यदि हमारे पास सपोज दैट एक प्रोसीजर है ए, एक प्रोसीजर है बी, तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर का एक्टिवेशन फंक्शन होगा ए, और बी का कैपिटल बी का एक्टिवेशन फंक्शन है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड है स्मॉल बी, then in that case both activation record will never be equivalent। ठीक है, दोनों एक्टिवेशन रिकॉर्ड कभी भी इक्वल नहीं होंगे या फिर ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, सो ये समझ में आया होगा कि प्रोसीजर क्या होती है और एक्टिवेशन क्या होती है। ठीक है, ईच एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर इज रेफर्ड टू एज एक्टिवेशन ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिवेशन ट्री। ट्री में क्या होता है कि जैसे आपने फंक्शन को कॉल किया, अब एक्स के अंदर एक और फंक्शन लिखा हुआ है ए, एक है बी। ठीक है, ये अलग अलग है, तो हम पहले एक्स को कंप्लीट करेंगे, देन ए, सॉरी एक्स का लेफ्ट मतलब ए को कंप्लीट करेंगे, देन इससे रिटर्न आएंगे, देन फिर हम बी को करेंगे और फिर हम बी से रिटर्न आएंगे, देन हमारा एक्स का हो जाएगा पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्री को हम बोलते हैं एक्टिवेशन ट्री। ठीक है, सो ईच नोड रिप्रेजेंट एन एक्टिवेशन ऑफ अ प्रोसीजर। मैंने अभी बताया हर नोड एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा हर नोड। ठीक है, इसके बाद रूट शो करेगा आपके मेन फंक्शन को, क्योंकि सी में और सी प्लस प्लस में जावा में मेन फंक्शन होता है जहां से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हर नोड एक्टिवेशन रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। और नोड फॉर प्रोसीजर एक्स इज द पेरेंट ऑफ नोड फॉर प्रोसीजर बाय, ये बोलना चाह रहा है ये सेंटेंस कि यदि एक्स जो है वो बाय का क्या है, पेरेंट है, ठीक है, देन और कंट्रोल हमारा द नोड फॉर प्रोसीजर एक्स इज द पेरेंट ऑफ नोड फॉर प्रोसीजर बाय इफ एंड ओनली इफ द कंट्रोल फ्रॉम प्रोसीजर एक्स टू प्रोसीजर बाय, जब जब कंट्रोल फ्लो एक्स से कहां पर जा रहा है, बाय पर जा रहा है, तब ये नोड क्या होगा, इसका पेरेंट होगा बाय का। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ क्विक सॉर्ट। ठीक है, सबको पता है क्विक सॉर्ट में हम करते क्या है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक पे आपको क्या करनी है, हमने एक मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो इंटीजर एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, रीड एरे, हमने एरे को रीड किया कि वो 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देन क्विक सॉर्ट अप्लाई की 1 से लेके 10 एलिमेंट, हमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, देन क्विक सॉर्ट में एम, ठीक है, हमने पास किया साइज और लिस्ट, है ना, और यहां पर हमने लिखा हाँ इंटीजर आई इक्वल टू पार्टीशन। ठीक है, अब हमें इस लिस्ट का क्या करना है, पार्टीशन करना है, जो भी हमारी लिस्ट है उसको फर्दर सब पार्ट में डिवाइड ब्रेक करना है। ठीक है, सो जैसे ही ये हमारा जो आई है, यदि वो प्रॉपर प्लेस पर पहुंच गया, ठीक है, सपोज दैट आई एलिमेंट अपने प्रॉपर पोजीशन पर पहुंच गया, देन ये लिस्ट जो थी हमारी वो दो ब्लॉक में क्या हो जाएगी, दो सब लिस्ट में ब्रेक हो जाएगी। तो पहली लिस्ट है हमारी 1 से लेके, यदि ये आई था तो ये अपनी प्रॉपर प्लेस पर पहुंच गया, इसको कंसीडर नहीं करना है, तो हम जाएंगे आई -1 तक जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाली लिस्ट होगी i+1 से स्टार्ट होगी और n तक चलेगी। ठीक है, देन अब हमने क्या किया, कॉल किया यहाँ पर क्विक सॉर्ट m से लेके i-1 तक। सपोज दैट ये i था हमारा 5, ठीक है, 5 तक जो अपनी प्रॉपर पोजीशन पर पहुंच गया, तो 1 से लेके हम कहां तक चलेंगे, 4 तक चलेंगे, और 6 से लेके 10 तक। ठीक है, तो एक क्विक सॉर्ट अप्लाई किया हमने 1 से लेके 4 तक, और एक हमने अप्लाई की 6 से लेके 10 तक, दो क्विक सॉर्ट अप्लाई किए हमने। ठीक है, दिस और दिस, ठीक है, और ये बार बार कॉल होगा ये फंक्शन, क्योंकि जब तक सॉर्टिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये परफॉर्म होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अब एक्टिवेशन ट्री। देखो यहाँ पर मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन क्या हमारा रूट नोड है, रूट नोड के अंदर गए तो पहला फंक्शन कौन सा मिला हमें, रीड एरे, तो हमने रीड एरे पर गए, रीड एरे पर जाके हमने इसको कंप्लीट किया, देन वापस रिटर्न आए मेन फंक्शन पर। अभी मेन फंक्शन पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अब इसके राइट हैंड साइड पर जाएंगे हम, और राइट हैंड साइड पर दूसरा फंक्शन क्या था, क्विक सॉर्ट 1 to n। ठीक है, तो हमने अप्लाई किया क्विक सॉर्ट 1 to n। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमने 5th नंबर का एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देन पहला क्या था, पार्टीशन 1 to n, मतलब 1 to 10 का हमने पार्टीशन किया था, 5th हमें मिल गया था। देन हमने 1 से लेके 4 तक पर अगेन क्विक सॉर्ट अप्लाई की, और 6 से लेके 10 पर क्विक सॉर्ट अप्लाई की। ठीक है, क्विक सॉर्ट अप्लाई करने के बाद अब 1 से लेके 4 तक में हमने थर्ड एलिमेंट को उसकी प्रॉपर पोजीशन पर भेज दिया। देन अब क्या बचा, 1 से लेके 4 तक जो था, है ना, एन, अब वो किसमें, ये तो पार्टीशन हो गया 1 से 4, क्विक सॉर्ट अप्लाई की 1 से 2, और ये आ जाएगा 4 से 4। ठीक है, क्योंकि 3 अपनी प्रॉपर पोजीशन पर क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। वैसे 6 to 10 को हम अप्लाई करेंगे तो पार्टीशन, देन क्विक सॉर्ट, देन क्विक सॉर्ट। ठीक है, ये पार्टीशन हो गया, ये क्विक सॉर्ट 1 हो गई सब, और ये क्विक सॉर्ट 2 हो गई। इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन ट्री बनेगा। ठीक है, सबको पता है, टैग में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये डायग्राम दिखा होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिवेशन ट्री, ये स्टैक में डालते जाते हैं, इस कुछ इस तरीके से बनेगा, ये स्टैक में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। मेन फंक्शन आ गया, देन रीड एरे आया था, तो रीड एरे को हमने क्या कर दिया,
पॉप कर दिया, जैसे ये कंप्लीट होगा हम वापस कहां पर आ गए, मेन पर आ गए। अब देखा मेन में एक और फंक्शन टकराया हमें, कौन सा, क्विक सॉर्ट। तो रीड एरे को बाहर निकाल के हमने यहाँ पर लिख दिया क्विक सॉर्ट। ठीक है, अब क्विक सॉर्ट पर गए, क्विक सॉर्ट में 3 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 में से पहला वाला पार्टीशन है, तो हमने यहाँ पे लिखा पार्टीशन। अब इस पार्टीशन को जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पार्टीशन, हम क्विक सॉर्ट 1 to 4 पर जाएंगे, तो फिर हम अगेन लिखेंगे क्विक सॉर्ट 1 to 4। ठीक है, और जैसे ही 1 to 4 कंप्लीट होगा हम आ जाएंगे 6 to 10 पर, तो यहाँ पर फिर हम आ जाएंगे 6 to 10 पर। ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसका क्विक सॉर्ट चलता रहेगा। ठीक है, बार बार पुश पॉप चलता रहेगा। जैसे जैसे फंक्शंस प्रोसीजर्स कॉल होती जाएंगी वो स्टैक में पुश होती जाएंगी, और जैसे कंप्लीट होगी उसको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ध्यान से सुनना, जैसे ही बिगिन होगी प्रोसीजर उसको हम स्टैक में पुश करेंगे, और जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होगी वैसे ही हम उसको स्टैक से क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। और स्टैक में हम क्या रख रहे हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, और ये जो एक्टिवेशन ट्री जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च मैनर में हो रहा है, जहां पर हम क्या यूज करते हैं, स्टैक। ये आप डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यदि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज कर रहे होते तो हम वहां पर यूज करते क्यू। ठीक है, स्टैक में यूज करते लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब तक हमारा लास्ट वाला फंक्शन पहले आउट ना हो जाए स्टैक में, तब तक हम मेन फंक्शन पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल स्टैक क्या होता है, तो मैं बताऊं, कंट्रोल स्टैक वो होता है जब हम स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पुश करते हैं। ठीक है, या फिर एक्टिवेशन रिकॉर्ड को होल्ड करता है स्टैक, उस स्टैक को हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर स्टैक को हम बोलेंगे कंट्रोल स्टैक। ठीक है, यदि आपसे पूछा गया कि कंट्रोल स्टैक क्या होता है या फिर रन टाइम स्टैक क्या होता है, अब क्या बोलोगे, ऐसा स्टैक जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को क्या कर रहा है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कर रहा है, स्टोर कर रहा है, फिर होल्ड कर रहा है। ठीक है, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, लाइव प्रोसीजर का रिकॉर्ड। ठीक है, तो और उस प्रोसीजर का एग्जीक्यूशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, प्रोसीजर नेम इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, जब एक्टिवेशन बिगिंस होगा तब उसको हम पुश करेंगे, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम उसको पॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल स्टैक। और एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो, देखो यहाँ पर हम मेन फंक्शन के अंदर पहले हमने एक्टिवेशन रिकॉर्ड ए का मेन का है, सपोज दैट स्मॉल ए, तो हम स्टैक में इसको इंसर्ट कर देंगे, एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ ए। इसके बाद अगेन मेन फंक्शन में एक फंक्शन आया कैपिटल ए, तो फिर हम इस कैपिटल ए का यदि सपोज दैट बी एक्टिवेशन रिकॉर्ड, देन हम बी पुश करेंगे, और जैसे ही कैपिटल ए कंप्लीट हो जाएगा इससे इसको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है, और मेन फंक्शन पे आ जाएंगे फिर, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें, ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जो है इसकी बात करें, तो स्टैक में सबसे पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेन का था स्मॉल ए, हमने ए पुश किया, अब बी पर ए, सॉरी कैपिटल ए पर आए, कैपिटल ए का था बी, तो हमने यहाँ पर बी कर दिया पुश। ठीक है, अब कैपिटल ए को जो हमने कॉल किया तो उसके अंदर भी क्या निकला, बी, तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड था क्या, स्मॉल सी। फॉर एग्जाम्पल इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है सी, और सी का है डी, है ना। तो जैसे सी आया तो हमने क्या पुश कर दिया, इसमें डी पुश कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा जैसे ये सी कंप्लीट होगा, जैसे ये सी फंक्शन कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, इस डी को हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है, अब पॉप करने के बाद अब कौन पॉप होने वाला है, डी पॉप हो गया, अब क्या होगा बी, जैसे ही बी कंप्लीट होगा इस सी को हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। जैसे ये हमारा ए कंप्लीट होगा इस बी को हम पॉप कर देंगे, और जैसे ही हमारा ये ए कंप्लीट होगा उस सॉरी हाँ, ए कंप्लीट होगा तो हम बी को पॉप कर देंगे, और जैसे ही हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट होगा इस ए को हम पॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे प्रोसीजर ओपन होगी एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश होता चला जाएगा, जैसे जैसे फंक्शंस कंप्लीट होते जाएंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक से बाहर चले जाएंगे। ठीक है सर, हाँ, एक बार वापस बताइएगा सर प्लीज। एक मिनट।
देखो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिया, मेन फंक्शन है, इसके अंदर दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, इस फंक्शन की बॉडी ये है कैपिटल ए की। ठीक है, और इस फंक्शन की बॉडी ये है और बी फंक्शन की बॉडी ये है। ठीक है, और मेन फंक्शन की बॉडी ये है। ठीक है, तो आप जब मेन फंक्शन के अंदर जाओगे ना, तो स्टैक सबसे पहले मैं इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड रखा जाएगा स्मॉल ए, इसका है बी और इसका है सी। सबका एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या बताया मैंने, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन। तो इसका रिकॉर्ड रख दिया ए में, क्या इसके लोकल वेरिएबल थे, क्या एक्चुअल पैरामीटर थे, फॉर्मल पैरामीटर क्या थे, लोकल डेटा क्या था, ग्लोबल डेटा क्या था, है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन इस ए के अंदर है। तो ए को अभी हमने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, जब ये आया तो हमने इसमें डाल दिया। अब जैसे इसको ए मिला था तो मेन क्या हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है जैसे ए आया। ठीक है, अब ए आया तो हमने ए का एक्टिवेशन रिकॉर्ड मतलब बी हमने इसमें पुश कर दिया। ठीक है, ये बी पुश कर दिया हमने, और जैसे ये ए कंप्लीट होगा मतलब हम यहाँ पर जैसे ही आएंगे, हमें यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप कर देंगे स्टैक से। तो हमने इसको पॉप कर दिया। ठीक है, देन अगेन क्या स्टार्ट हो गया, बी स्टार्ट हो गया। तो बी के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हमने यहाँ पर पुश कर दिया, ये सी यहाँ पर पुश कर दिया स्टैक में। और जैसे ही ये यहाँ पर कंप्लीट होगा एग्जीक्यूशन, हम अगेन इसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे सी को। तो हमने सी को पॉप कर दिया। देन अब हमारे पास स्टैक में क्या बचा, सिर्फ मेन बचा। तो जैसे ही मेन के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और हम लास्ट में पहुंचेंगे, देन हम मेन को भी स्टैक से क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है, ये तो केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर वन में क्या हो रहा था कि एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये नेस्टेड है। केस टू में क्या हो रहा है, नेस्टेड फंक्शंस है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। मतलब मेन के अंदर ए के अंदर बी। तो जब हम मेन के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में डाल दिया। देन जैसे ही ए आएगा, हम ए का एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेन स्टैक में डाल देंगे। देन ए के अंदर क्या है, बी, तो बी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड डाला। जैसे ही ये बी कंप्लीट होगा, जैसे ये कंप्लीट होगा, ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होगा, हम इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे स्टैक से। ठीक है, और जैसे ही फिर ए का कंप्लीट होगा, हम ए को भी क्या करेंगे, पॉप करेंगे। और जैसे ही मैन का कंप्लीट होगा, हम इसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। देखो, मैं बार बार बता चुका हूं आप लोगों को, ह्यूरिस्टिक ऑर्डरिंग हमने पढ़ी थी, है ना, स्ट्रिक्ट रिड्यूस पार्सर हमने पढ़ा था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पढ़ा था हमने, कि जितना भी नीचे जाते जाओगे आप, उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है डेप्थ वाले की। क्योंकि हम यहाँ पर जो फॉलो कर रहे हैं वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च मैनर। ठीक है, तो उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। जब तक ये हमारा बी एवेल्युएट नहीं होगा, आप ए को एवेल्युएट नहीं कर पाओगे। जब तक ए एवेल्युएट नहीं होगा, आप मैन को एवेल्युएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ, यस सर। है ना। सर अगर पिछला वाला दिखाओ सर एक बार प्लीज। हाँ, सर इसमें सर जैसे ए वापस आ गया, मान लो ये केस टू में ए के अंदर बी है, ए हाँ, कंप्लीट हो रहा है, वापस ए कॉल हो रहा है। हाँ, हाँ, एक हाँ, अगेन अगेन आएगा ये, अगेन ना, नेक्स्ट थर्ड केस। आप ऐसा बोलना चाह रहे हो, एक मेन फंक्शन है, देन अगेन ए फंक्शन आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल सम है ये, है ना, ऐसे बोल देते हैं हम, कंफ्यूज नहीं होगी। सम नाम का फंक्शन है। ठीक है, सम के अंदर हमने एक मल्टीप्लिकेशन नाम का फंक्शन बनाया था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नाम के फंक्शन के बाद हमारा सम नाम का कंप्लीट हो गया, देन अगेन सम आ गया। हाँ हाँ सर यही। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात। ठीक है, तो स्टैक में सबसे पहले, स्टैक में पहले आएगा मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, क्लियर। फिर दूसरी जब सम आ जाएगा, तो यहाँ पे मेन के बाद आ जाएगा आपका सम नाम के फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, क्योंकि आप सम पे आ गए हो। अब सम के आपने 3 स्टेटमेंट रीड किए। देन फोर्थ केस में आ जाएगा आपका
यहाँ पे मैन था, मैन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, देन मल्टीप्लिकेशन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, सॉरी सम का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सम के अंदर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन टॉप पर रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम पॉप कर देंगे, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। देन अगेन हमारी सिचुएशन क्या बनने वाली है, सम और मैन, ठीक है। अगेन अब यहाँ पर सम वाले केस में क्या हो जाएगा, सम को हम पॉप कर देंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। देन अगेन हमारा क्या बनने वाला है केस, मैन फंक्शन बचेगा सिर्फ, ठीक है। फिर मैन के बाद यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट रीड किए, देन अगेन अब हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया, तो फिर से हमें एक्टिवेशन रिकॉर्ड रखना पड़ेगा सम का, ठीक है। अब लेकिन याद रखना, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड यदि ए है और इसका यदि बी है, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है इसने x इक्वल टू की वैल्यू 5 ली और इसने x इक्वल टू की वैल्यू 10 ली, तो दोनों के पैरामीटर्स में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड अलग होगा, इसका अलग होगा। नाम सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमेशा डिफरेंट होता है, ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। और जैसे ये वाला सम कंप्लीट होगा, देन अगेन हम किस पर आ जाएंगे, मेन फंक्शन पे आ जाएंगे, और जैसे ही हम मेन फंक्शन के लास्ट में आएंगे, ये मेन फंक्शन भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी प्रोसेस चलेगी, समझ में आया। अभी भी किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट, अभी भी किसी को कोई डाउट है, ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ये होते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ट्री बनाओगे ट्री भी बन जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या क्या कंसिस्ट करता है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है एक्टिवेशन रिकॉर्ड, उसकी बात कर रहा हूं मैं ना। फर्स्ट लोकल वेरिएबल्स, सबको पता है लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। जो भी हमारी प्रोसीजर होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोसीजर है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर के अंदर आप जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लिया आई, तो ये आई क्या हुआ हमारा लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। hold the data that is local to the execution of the procedure, ठीक है। सेकंड है टेम्परेरी वेरिएबल्स, तो टेम्परेरी वैल्यूज क्या होती हैं, जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं, ठीक है, तो कुछ समय के लिए हम वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी वैल्यूज, ठीक है। स्टोर द वैल्यूज दैट अराइज इन द एवेल्यूशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वैप नाम का फंक्शन, है ना, ए कॉमा बी। तो जब भी आप स्वैप करते हो तो क्या करते हो, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हो टी, टी में ए डाल देते हो, बी में ए कर देते हो, देन उसके बाद ए में सॉरी टी में बी इंसर्ट कर देते हो, ऐसे ही करते हो ना, सॉरी बी में टी, है ना, बी में ए आ गया ना, तो अब बी में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ऐसे ही करते हो ना स्वैप। तो ये टी क्या है हमारा, टेम्परेरी वेरिएबल्स है, तो इसमें जो वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं वो क्या है, टेम्परेरी वैल्यूज, ठीक है, या फिर टेम्परेरी वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके बाद मशीन स्टेटस, ठीक है, होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटस ऑफ मशीन जस्ट बिफोर द फंक्शन कॉल, ठीक है। मशीन का स्टेटस क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट कर चुका है, ठीक है, और अभी कहाँ पर है। मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है जो करंट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस रखता है, और एक होता है प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस रखता है, इसका एड्रेस रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ठीक है, सुना है तो। और ये करंट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस रखता है,
इसके थ्रू ही मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इंस्ट्रक्शन होता क्या है, ठीक है। उसमें ऑपरेंड होता है, मतलब क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है और कौन से ऑपरेंड पर परफॉर्म करना है, ये सब कुछ उसमें लिखा रहता है। और उसे एग्जीक्यूट, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? एड्रेसिंग मोड्स की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। मैं ये भी आपको बता चुका हूं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद एक्सेस लिंक और कंट्रोल लिंक, ये ऑप्शनल होते हैं, कोई नीड नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो एक्सेस लिंक क्या होता है कि जो नॉन लोकल डेटा होता है, लोकल नहीं, नॉन लोकल डेटा हेल्ड इन अदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है। हमारे पास पैरेलल में बहुत सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स होंगे जो स्टैक के अंदर होंगे, ठीक है। तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड के डेटा को क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है, ठीक है, यूज कर रहा है। यदि दो ग्लोबल हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर डेटा को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, उसे बोलते हैं एक्सेस लिंक, ठीक है। तो कंट्रोल लिंक में क्या होता है? कंट्रोल लिंक में जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर कंट्रोल लिंक ये होती है कि मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है, ये कंट्रोल लिंक किसको रिप्रेजेंट करेगी? सम को, क्योंकि सम फंक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड की कंट्रोल लिंक सम नाम के फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को क्या करेगी? ये लिंक करेगी। और सम नाम के फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड की कंट्रोल लिंक मेन फंक्शन को लिंक करेगी। ये बताएंगे कि भाई हम यहां से आए हुए हैं, सम ने मुझे भेजा हुआ है स्टैक के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला सम जो है, इसकी लिंक जाएगी कंट्रोल लिंक मेन फंक्शन के पास, क्योंकि ये जो सम है वो किससे रिलेटेड है? मेन फंक्शन से, ना कि मल्टीप्लिकेशन से और सम से। ध्यान रखना, ये चीज मैं क्या बता रहा हूं बार बार नहीं बताऊंगा मैं। तो ये कंट्रोल लिंक है। ये जो कॉल्ड फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसका कॉलर कहां पर है, ठीक है। सो एक्टिवेशन रिकॉर्ड, इस मल्टीप्लिकेशन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड किससे लिंक है? सम से। और इस सम का एक्टिवेशन रिकॉर्ड किससे लिंक है? मेन फंक्शन से। और इस वाले सम का कंट्रोल लिंक किससे है? मेन फंक्शन से। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये कंट्रोल लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, CL, ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल है कंट्रोल लिंक, ठीक है। इसके बाद रिटर्न वैल्यूज, ठीक है। तो कंट्रोल लिंक में बताया ना मैंने, पॉइंट टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ कॉलर, ठीक है। रिटर्न वैल्यू, तो हर फंक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर रिटर्न वैल्यू लिखा रहता है, कहीं कहीं पर नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू तो रिटर्न करता ही है, ठीक है। तो यूज्ड बाय द कॉलर प्रोसीजर टू रिटर्न अ वैल्यू, कॉल्ड प्रोसीजर टू रिटर्न अ वैल्यू टू कॉलिंग प्रोसीजर। वैल्यू तो रिटर्न करेगा, जैसे स्वैप फंक्शन है तो यदि आप स्वैप फंक्शन को कॉल करोगे तो वैल्यू तो रिटर्न करेगा ही, ठीक है। इसके बाद होता है एक्चुअल पैरामीटर। सबको पता है कि ए और बी में या तो हम एक्चुअल जो जैसे हमने कॉल किया, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन के अंदर लिखा मैंने 4 और 5, ठीक है। ये 4 और 5 रखे हुए हैं एक्स और वाई में, ठीक है। तो एक्स और वाई क्या हो गए हमारे? एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। और ए और बी क्या हो गए हमारे? फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। ये पता होना ही चाहिए आपको, ठीक है।